हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका दोस्त राजन गुप्ता, लास्ट 24 ईयर्स से टीचिंग प्रोफेशन में और क्लास 1 ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई सोनेट नंबर 77 एमोटी सोनेट। सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी लाइन दूंगा, उसके बाद इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में और इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पैराफ्रेजिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों पेन और कॉपी पक्का लेके बैठे ताकि आप हर इंपॉर्टेंट बात को नोट कर सकें। हो सके तो पॉसिबल हो सके तो इस पोएम की, इस सोनेट की हार्ड कॉपी अपने साथ रखें ताकि जब मैं इनका लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप उस हिंदी को थोड़ा नोट कर पाएं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो 67 सोनेट नंबर 67 नहीं देखी है तो वेरी गुड, और अगर देख ली है तो इसके शुरू के इंट्रोडक्शन को आप चाहें तो थोड़ा मूव कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से। पॉइंट नंबर 1, सोनेट क्या होती है दोस्तों? किसी भी सोनेट जो 14 लाइन की है उसे हम 14 लाइन की किसी भी सॉन्ग को हम सोनेट कहते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 क्या है? टोटल सोनेट जो लिखी हैं एडमंड स्पेंसर ने 89 के अलावा उन्होंने 4 सोनेट अलग भी लिखी हैं और उसके बाद एपिथेलेमियन और प्रोथेलेमियन। लेकिन 89 सोनेट्स में से ये 3 सोनेट आपके सिलेबस में जो उन्होंने अपनी तो ये 89 सोनेट्स में से लिखी गई हैं, 3 सोनेट्स उन्हीं में से ली गई हैं। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, ये सोनेट लिखी क्यों गई हैं? एडमंड स्पेंसर ने ये सोनेट अपनी एक बिलव्ड एलिजाबेथ बोयाल को कोर्टशिप करने के लिए, शादी के लिए कन्विंस करने के लिए, प्रपोज करने के लिए लिखी थी ताकि वो उससे शादी कर पाए। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, एलिजाबेथ बोयाल और इनके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या थी? एक्चुअली एलिजाबेथ बोयाल एक कॉमन गर्ल नहीं थी, वो एक रॉयल, एक रिच फैमिली से थी। इस तरफ एडमंड स्पेंसर जो थे वो मैरिड थे और उनके 2 बच्चे भी थे, और एलिजाबेथ बोयाल उनके इस लव प्रपोजल को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, हम यहाँ इन तीनों सोनेट्स में पेट्रारिकन एलिमेंट देखेंगे। पेट्रारिकन एलिमेंट होता क्या है? अगर किसी सोनेट में लवर और बिलव्ड को एनिमेट या नॉन एनिमेट यानी कि जानवर या किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए मेटाफोरिकली, सिंबली के रूप में, तो ये अपने आप में पेट्रारिकन एलिमेंट की पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इस तरह की सोनेट में, इस तरह के लव सॉन्ग के अंदर उनकी ये जो रिलेशनशिप है ये मटेरियलाइज नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप की तरफ देखें तो इन द एंड एलिजाबेथ बोयाल एडमंड स्पेंसर के इस मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि पेट्रारिकन एलिमेंट है तो, लेकिन पार्टली है, पूरी तरह से नहीं है। एक कंडीशन पूरी हो गई, क्या जी? इनको एनिमल या मतलब एनिमेट और नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया गया है। दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई कि रिलेशनशिप अधूरी रहती है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, लव मटेरियलाइज नहीं करता है, लेकिन यहां हुआ है, तो ये एक पार्टली पेट्रारिकन एलिमेंट हम कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखें दोस्तों, पोएम में बहुत सारे मेटाफर एंड सिमली यूज हुए हैं। सिमली जब आप बोलते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, यू आर एज कूल एज कुकम्बर, आप खीरे की तरह कूल हैं। यू आर एज बिजी एज ए बी मतलब मक्खी, आप उतने ही बिजी हैं जितनी कि एक हनी बी इधर से उधर सारा दिन शहद इकट्ठा करती रहती है, तो ये हो गया सिमली। और मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कर दूं, यू आर अ कुकम्बर और यू आर अ लायन, मतलब आप शेर की तरह बहादुर हैं, तो ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया। अच्छा, तो दोस्तों ये मेटाफर एंड सिमली काफी यूज हुए हैं। उसके बाद 7th पॉइंट आपका, इसमें काफी ज्यादा वर्ड आर्काइक इंग्लिश के यूज हुए, मतलब ओल्ड डेटेड इंग्लिश है, जो बहुत सारी स्पेलिंग्स यहाँ पे हैं वो पहले एग्जिस्ट करती थी, अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो स्पेलिंग्स आपको काफी अलग मिलेंगी इसमें, और शायद यही कारण है स्टूडेंट को इन सोनेट्स को समझने में कई बार प्रॉब्लम भी आती है।
उसके बाद 8th पॉइंट आपका दोस्तों, इसमें राइम स्कीम की बात करेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे। और फाइनली इसमें एक वर्ड और आया एमोरिटी सोनेट्स में। एमोरिटी क्या है? तो दोस्तों ये एक इटालियन वर्ड एमोर से बना है जो लव को डिनोट करता है, और एमोरिटी जो है वो एक स्मॉल नेकेड चाइल्ड को दिखाता है जो लॉर्ड क्यूपिड, जो भगवान, प्यार के भगवान है, जो कि आप लोगों ने अपनी मूवीज में और इन सब में देखा भी होगा, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह में भी देखा होगा, तो वो जो है उसको डिनोट करता है। तो कुल मिला के एमोरिटी सोनेट का मतलब क्या हो गया? लव सॉन्ग्स। एमोरिटी मतलब लव, सोनेट्स मतलब सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ 14 लाइन, तो लव सॉन्ग्स। तो ये हुआ हमारा इसका टोटल इंट्रोडक्शन, जो कि आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, और इन सबको लिखने में आप 200 से भी ज़्यादा वर्ड बहुत आसानी से आपको चाहिएंगे, तो जो आपकी लेंथ को काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकता है। तो अब दोस्तों आ जाए पहले आप इसके एक इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पे, मैं फिर उसके बाद फाइनली हिंदी में चलूंगा। दोस्तों, इन दिस सोनेट poet has compared his beloved's breast, you understand, bosom, with golden apples. Here in this poem, in this sonnet, poet want to mix the erotic feelings with the spiritual and sacred feelings. The reference to paradise is multi-leveled, and sexuality is compared to the fruit of tree of knowledge. यहां देखें, Spencer's intention are not to describe physical beauty or sexuality, but to forge, but to connect, but to join, but to link a connection between physical beauty and spiritual virtue, spiritual beauty, linking the erotic with the spiritual. He wishes to suggest that the beloved is so full of virtue and religious and moral purity that even the sight of her breast, her bosom, can arouse in him only an appreciation of her qualities and not sexual desire. अब एक बार इसको हिंदी में डिस्कस कर लीजिए, फिर पैराफ्रेजिंग में आपको इसके साथ दोबारा ले लूंगा। तो दोस्तों, यहां जो पोएट है वो अपनी बिलव्ड के जो ब्रेस्ट हैं उनको गोल्डन एप्पल से कंपेयर करता है, और वो ये जो गोल्डन एप्पल है उसको नंबर 1 जो मिथोलॉजी में एक एटलांटा को हम देखते हैं, उसको, उसके पास जो गोल्डन एप्पल थे उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव, उनसे ज्यादा जूसी बताता है। इसके अलावा एक हरकुलस के पास उनसे ज्यादा अच्छा बताता है, और जो हेवन के अंदर ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट वो एप्पल था उससे भी ज्यादा अच्छा बताता है। और वो कहता है कि ये जो उसकी बिलव्ड की ब्रेस्ट है, बॉसम है, वो इतने अच्छे हैं, उसमें उसको मतलब वो सिर्फ फिजिकल ब्यूटी वाला एस्पेक्ट नहीं देखता है, उसमें उसको स्पिरिचुअल ब्यूटी नजर आती है। वो कहते हैं कि मेरी बिलव्ड ने जरूर ही अपना जीवन इतना रिलीजियस वे में, इतना वर्च्यू को फॉलो करते हुए बिताया हुआ है कि इवन उनके लुक देखकर भी उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर की बजाय उसकी क्वालिटीज के लिए एप्रिसिएशन ही आता है। तो अब ये हो गया पेट्रार्कल एलिमेंट पार्टली, क्यों? क्योंकि उसने अपनी बिलव्ड के ब्रेस्ट को, मतलब एक ह्यूमन बॉडी के एक पार्ट को किससे कंपेयर कर दिया? गोल्डन एप्पल से कंपेयर कर दिया। तो ये दिस इज कॉल्ड पेट्रार्कल एलिमेंट। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये थोड़ा हिंदी एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आऊंगा आपके साथ वर्ड टू वर्ड पैराफ्रेजिंग पे, जरा ध्यान दीजिए। यहां दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हो सके तो पोएम की एक हार्ड कॉपी अगर आप अपने हाथ में रख पाए। आए इसका वर्ड टू वर्ड कंपैरिजन ले लेते हैं। दोस्तों पहली लाइन देखें, सोनेट 77 की, वॉज इट अ ड्रीम, क्या ये एक सपना था? और डिड आई सी इट प्लेन, या फिर मैंने इसको स्पष्ट रूप से एक्चुअली देखा?
क्या मैं सच था या फिर ये एक सपना ही था? गुडली टेबल ऑफ प्योर आइवोरी, क्या था उनके सामने? एक गुडली टेबल, एक बहुत अच्छी टेबल, किसकी बनी हुई? प्योर आइवोरी। आइवोरी मतलब हाथी दांत। आपको पता है राजा लोग और बड़े बड़े जो थे अमीर लोग, वो हाथी दांत से बनी हुई टेबल, फर्नीचर, आभूषण इस्तेमाल किया करते थे। तो प्योर आइवोरी, ऑल स्प्रेड विद जंकेट। और ये जो आइवोरी टेबल थी, ये इसके ऊपर क्या फैला हुआ था, इसके ऊपर क्या रखा गया था? सब स्वीट डिशेस रखी गई थी, फिट टू एंटरटेन, जो कि अच्छी थी, फिट थी, सूटेबल थी एंटरटेन करने के लिए। द ग्रेटेस्ट प्रिंस विथ पॉम्पियस रॉयल्टी, महान से महान राजकुमार को भी, जिसकी रॉयल्टी, जिसके शानो शौकत बहुत शानदार हो, शान वाली हो। हाँ, amongst which मतलब amongst which there is a silver dish did lie, और उन्हीं के बीच में एक सिल्वर डिश भी वहां रखी हुई थी। ध्यान देना दोस्तों। टू गोल्डन एप्पल ऑफ अनवैल्यूड प्राइस। अब देख रहे हैं आप अनवैल्यूड की स्पेलिंग और ऊपर एंटरटेन की स्पेलिंग, ये आर्काइक इंग्लिश के एग्जाम्पल हैं जहां ये वाली स्पेलिंग अब समय के साथ चेंज हो गई है। पहले इन स्पेलिंग को इस्तेमाल किया जाता था। तो अनवैल्यूड प्राइस, ये जो दो गोल्डन एप्पल हैं वो अनवैल्यूड प्राइस के हैं, बेशकीमती हैं, इनकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। अब जरा ध्यान दीजिए। फार पासिंग दोज, ये उनसे भी ज्यादा अच्छे हैं, विच हरकुलस केम बाय, जिनको, जो हरकुलस को मिले थे। दोस्तों हरकुलस जो है वो एक रोमन मिथोलॉजी से, रोमन मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, हीरो है, और इन्होंने बहुत सारे रोमन गोड्स को हराकर गोल्डन एप्पल को प्राप्त किया था। इसके पीछे एक काफी लंबी स्टोरी है जिसको आप कहेंगे तो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। दूसरा देखें, और दोज विच अटलांटा डिड एंटाइज। और दोज मतलब फार पासिंग दोज, उनसे भी ज्यादा बेहतर, जिनको अटलांटा डिड एंटाइज, जिनके ऊपर अटलांटा का दिल आया था। अटलांटा ललचाई थी, एंटाइज मतलब ललचाना। तो मतलब पहला तो हो गया, हरकुलस को जो गोल्डन एप्पल मिले थे उनसे भी ये दोनों गोल्डन एप्पल ज्यादा सुपीरियर हैं। उसके बाद अटलांटा जिन एप्पल को देख के ललचाई थी, उन एप्पल से भी ज्यादा ये वाले सुपीरियर हैं, बेहतर हैं, अच्छे हैं, प्लेजर से भरे हैं। अब देखिए अटलांटा का भी आप ब्रीफ में ले लीजिए। दोस्तों अटलांटा जो थी वो जर्मन मिथोलॉजी में एक रॉयल फैमिली से थी, और वो बहुत तेज दौड़ती थी। उसने कसम खाई थी कि वो कभी शादी नहीं करेगी। उसके पिता ने उसको इंसिस्ट किया, और उनके इंसिस्ट करने पर उसने कंडीशन रखी, ठीक है कि जो मुझे रेस में हरा देगा मैं शादी उससे कर लूंगी, लेकिन वो अगर रेस में हार गया तो उसे मरना पड़ेगा। तो दोस्तों उससे शादी करने के लिए एक आदमी आया जिसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और उसका नाम था हिप्पोमिथोस। उसने, वो जानता था कि शायद वो इस प्रिंसेस को हरा नहीं पाएगा रेस में, और इसके लिए उसने गॉड ऑफ लव, प्यार के भगवान एस्फोडाइट को अपील की, अप्रोच किया कि वो उसकी हेल्प करें ताकि वो उसे रेस में ना हरा पाए, और अल्टीमेटली हाइपोमिथोस की शादी इस लड़की से हो जाए। तो दोस्तों एस्फोडाइट जो लव ऑफ गॉड थे, गॉड ऑफ लव थे, उन्होंने क्या किया, उनके पास गोल्डन एप्पल्स थे जो बहुत ही अच्छे थे, और इस रेस के दौरान उन्होंने उन गोल्डन एप्पल को इस लेडी के सामने दौड़ने के दौरान फेंका, जिनको देख के अटलांटा को लालच आया, एंटाइज्ड हो गई, और वो उनको उठाने में, उनको कलेक्ट करने में, उनको लेने में बिजी हो गई, जिससे उसका ध्यान डाइवर्ट हुआ, और एज ए रिजल्ट वो रेस हार गई। रेस हारना मतलब दिल हारना, और इस तरह से उसकी शादी इससे हो गई। और ऐसा क्यों हुआ? उन बहुत अच्छे, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल गोल्डन एप्पल्स की वजह से। लेकिन अब एडमंड स्पेंसर बोलता है कि ये दोनों गोल्डन एप्पल तो अटलांटा वाले गोल्डन एप्पल से भी ज्यादा सुपीरियर हैं। आगे चलें। एक्सीडिंगली स्वीट, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक उसने ये बात नहीं की है कि एग्जैक्टली ये गोल्डन एप्पल है क्या। आइए अब देखते हैं।
एक्सीडिंगली स्वीट यट वॉइड ऑफ सिंफुल वाइस, ये बहुत ही मीठे हैं, यट तो भी, वॉइड, वॉइड मतलब शून्य के बिना, अभाव, VOID, स्पेलिंग का बदलाव देखें तो भी इनमें कोई सिंफुल पाप वाला, वाइस एंड वर्च्यू, वाइस मतलब अवगुण होता है, वाइस मतलब अवगुण, वर्च्यू का उल्टा, तो भी ये बहुत ही मीठे हैं, इसके बावजूद इनके अंदर कोई भी अश्लीलता वाली खराब बात नहीं है, अवगुण वाली बात नहीं है ना। दैट मैनी सॉट यट, अब देखो दोस्तों पोइट असली बात पे आ गया, दैट मैनी सॉट यट, जो बहुत सारे लोग चाहते हैं, यट नन कुड एवर टेस्ट, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कोई टेस्ट नहीं कर पाया है। ये गोल्डन एप्पल कोई गोल्डन एप्पल नहीं है, ये तो उसकी बिलव्ड एलिजाबेथ बोयाल की ब्रेस्ट है, बोसम है, जिसको उस लेखक ने, एडमंड स्पेंसर ने गोल्डन एप्पल से कंपेयर किया है। और वो सो स्वीट फ्रूट ऑफ प्लेजर ब्रोट फ्रॉम पैराडाइज, ये तो प्लेजर के स्वीट फ्रूट हैं जिनको पैराडाइज से, स्वर्ग से यहां पे लाया गया है, किनके द्वारा, बाय लव, बाय लव, लव मतलब द गॉड ऑफ इरोज, द गॉड ऑफ लव, इरोज, EROS, भगवान इरोज के द्वारा लाया गया है, हिमसेल्फ, उनके द्वारा, अपने आप, एंड इन हिज गार्डन प्लेस्ड, और उन्होंने अपने गार्डन में इनको रखा है। तो ध्यान दें, हम फाइनल लाइनों की तरफ चल रहे हैं। हर ब्रेस्ट दैट टेबल वॉज सो रिच स्प्रेड, दोस्तों यहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं और ये बता रही हैं कि किस तरह से इरोटिक और स्पिरिचुअल को यहां पे लिंक किया गया है। तो पोइट कहता है कि ये जो ब्रेस्ट है वो टेबल के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से वो स्प्रेड की हुई हैं, सर्व की हुई हैं, और माई थॉट्स द गेस्ट विच वुड देयर ओन हैव फेड, मतलब मैं जैसे कि आपको बता रहा था, स्पिरिचुअल और इरोटिक को यहां एक साथ रखा गया है। पोएट कहता है कि उसकी बिलव्ड की बॉसम को देखकर भी उसके मन में कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं आती है। अगर कोई फीलिंग्स आती हैं तो वो फीलिंग्स क्या है, सिर्फ फीलिंग्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ हर क्वालिटीज। और इस तरह से हम इस पोएम के एंड पे आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको इसमें क्लैरिटी हो गई होगी, और इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे फिर आपका MEG 1 का पहला क्वेश्चन कंपलसरी, जिसमें आपको वो एक्सट्रैक्ट देगा पोएम का या सोनेट का, और उससे आपको राइटर और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट मांग के एक्सप्लेनेशन मांगेगा, उसके लिए भी आप परफेक्ट हो जाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, फुल फ्लैश क्वेश्चन आ सकता है तीनों सोनेट्स को मिला के, है ना। बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रार्कन एलिमेंट, डिस्कस और गिव ए क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द 3 sonnets written by Edmund Spenser in your syllabus। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से करते हैं ये बहुत ही अच्छा स्कोर आपके लिए करवाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको किसी भी तरह के नोट्स चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको क्लासेस चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट द्वारका यानी पालम के नज़दीक, रेलवे बैरियर, रेलवे क्रॉसिंग, मंगलापुरी बस टर्मिनल, पालम मेट्रो स्टेशन और द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, ये सब नज़दीक है ना। किसी भी और डिटेल के लिए फील फ्री टू टॉक टू मी ऑन माय मोबाइल फ़ोन। जय हिंद, जय भारत।